कंप्लीट हो गया था, आज ट्राई करते हैं सब फिनिश करने का। सो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था वेज थ्योरम। वेज थ्योरम से पहले इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी, ये सब हो गया था। एंड बेस थ्योरम इज बेसिकली मिक्सचर ऑफ या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन कौन एक्सप्लेन करेगा बोलो। अनूप, तुम एक्सप्लेन करोगे दिस क्वेश्चन? सर हाँ बोलो। सर हमें 3 बॉक्स गिवन है ठीक है। और जब भी बॉक्स बॉक्स दिए होते हैं तो वो टोटल प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड होता है। हाँ मतलब बॉक्स दिए होते हैं या फिर जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो ना, दिस प्रोबेबिलिटी इनटू दिस प्रोबेबिलिटी, तो वो सब टोटल प्रोबेबिलिटी का पार्ट है। ठीक है, आगे बोलो। हाँ, हमें कंडीशन दी है कि इफ बोथ बॉल्स आर ऑफ सेम कलर देन हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू फाइंड करना है बॉल्स में। बेसिकली ये कंडीशन आपको ऑलरेडी गिवन है कि आपने कोई भी एक बॉक्स चूज किया है, वहां से आपने 2 बॉल्स पिक किए और दोनों बॉल्स हैं सेम कलर। तो ये इफ गिवन दैट या सच दैट, ये कंडीशन इज ऑलरेडी गिवन। सो बेसिकली ये हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। और जो कंडीशन गिवन है आपको, इसको आप पुट करते हो बी। सो बी इज बी बोथ बॉल्स आर ऑफ सेम कलर। सेम कलर अभी फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स B2। बी टू। ठीक है, आगे बोलो। हाँ, फिर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से सॉल्व करते हैं पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से कोई रिलेशन नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज ओनली बोथ बॉल्स आर ऑफ या शुड बी ऑफ सेम कलर। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी कि सेम कलर है, साथ में उनको आपने B2 से पिक किया है। ओके, पीबी बोलो। हाँ, पी बी मतलब सेम कलर के बॉल्स हमने बॉक्स में से निकाले हैं। हाँ, सबसे पहले इनको सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी वो गिवन था यहाँ पे, आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। यानी दिस का है के, तो दिस का 4 की, दिस का 9 के, टोटल 1 के इज इक्वल टू हो गया 1/14। यानी बॉक्स B1 को सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी है 1/14, B2 को सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी है 4/14 एंड B3 को सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी है 14। 9/14। सो बॉक्स B1 सिलेक्ट किया विद 1/14 प्रोबेबिलिटी से। ठीक है। सेम कलर के बॉल पिक करने, यानी 7C2 प्लस 4C2 अपॉन 11C2। हाँ, सपोज करो क्वेश्चन रहा होता बोथ बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, देन 7C1 प्लस 4C1 अपॉन 11C2। 7C1 प्लस 4C1 या 7C1 इंटू 4C1। इंटू सॉरी। हाँ, करेक्ट। ओके, तो अभी है 7C2 प्लस 4C2 अपॉन 11C2। यहाँ पे इसका प्रोबेबिलिटी 4/14 इंटू 4C2 प्लस 6C2 अपॉन 11C2 एंड बॉक्स B3 के लिए 9/14 इंटू 3C2 प्लस 6C2 अपॉन 11C2। अपॉन 9C2। हाँ, 9। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी बोथ बॉल्स आर ऑफ सेम कलर। ये एज ए इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बन सकता है। अभी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है दोनों बॉल्स ऑफ सेम कलर बट फ्रॉम बॉक्स B2। तो बेसिकली दिस पोर्शन B2 को सिलेक्ट करोगे और उसमें से दोनों बॉल्स के सेम आने का प्रोबेबिलिटी। फाइनल आंसर इज पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। पी ऑफ बी। मतलब सपोज करो दिस पोर्शन है ए, दिस पोर्शन है बी, दिस पोर्शन है सी, दिस इज ऑल्सो बी। सो फाइनल आंसर इज बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। करेक्ट है। तो बेस थ्योरम बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इजी होता है। बस तुम ये स्टेटमेंट फ्रेम कर लेना ए एंड बी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन having 4 options.
A student solved that question with, देखो आयत में पूरा स्टेटमेंट लिखने की जगह तो मैं बता देता हूँ मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे। आइदर वो गेस करके सॉल्व करेगा, या फिर कॉपी करके सॉल्व करता है, या फिर सेल्फ सॉल्व करता है अपने आप से। अभी गैस करके सॉल्व करना है, या फिर कॉपी करके सॉल्व करना है, या फिर सेल्फ से सॉल्व करना है, ये उस स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी प्रिपरेशन वगैरह कैसी है। तो यहाँ पे जो सेल्फ, उसके चांसेस ले लेते हैं 4/7, ऑलमोस्ट ये हो गया है 4/7 इंटू 100, यानी कि 400/7 कितना परसेंट हो गया है? 50% के आसपास हो गया ना। ठीक है, कॉपी करके सॉल्व करता है, इसका प्रोबेबिलिटी है 1/7, और गेस करके सॉल्व करता है, इसका प्रोबेबिलिटी रिमेनिंग यानी कि 2/7। ठीक है, ये सॉल्विंग का प्रोबेबिलिटी है। सॉल्विंग के बाद करेक्ट आएगा या नहीं आएगा तो ये तो डिपेंड करता है। सपोज करो किसी से कॉपी करके किया, तो किस में से कॉपी कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो कॉपी करके या फिर गेस करके करेक्ट आने की प्रोबेबिलिटी, ये आपको गिवन है कितना? 1/3। मतलब कॉपी करने, या ये तो उसका नेचर हो गया, ये स्टूडेंट का नेचर हो गया, गैस, कॉपी या सेल्फ। उसके बाद करेक्ट आने का प्रोबेबिलिटी कॉपी करके है 1/3, यानी कि जस्ट 30%। ऑब्वियसली बात है, डिपेंड कर रहा होगा किसमें से कॉपी कर रहा है। बाकी गैस वगैरह का और सेल्फ वगैरह का ये आपको अपने आप से निकालना पड़ता है। सेल्फ का जनरली हम लोग लेते हैं 1, मतलब वो खुद से सॉल्व करता है तो 100% करेक्ट ही कर रहा होगा वो। नेक्स्ट है गैस करना। तो एक चीज समझने का ट्राई करो, जैसे मल्टीपल करेक्ट है और 4 ऑप्शंस हैं, तो मल्टीपल करेक्ट का मतलब ऐसा नहीं होता है कि मोर देन वन ऑप्शन ही करेक्ट होता है, हो सकता है एक ऑप्शन भी करेक्ट हो। सो आइदर पॉसिबिलिटी सब में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा, या फिर हो सकता है 4 में से 2 ऑप्शंस करेक्ट हो, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है 4 में से 3 ऑप्शंस करेक्ट हो। ये भी पॉसिबिलिटी है 4 में से 4 ऑप्शंस करेक्ट हो। ये पॉसिबिलिटी है क्या कि 4 में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट ना हो? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, अंडरस्टूड है भाई, कुछ तो टिक करोगे ना। ओके, अच्छा, तो टोटल कॉम्बिनेशंस कितने बन गए? 4, 6, 4 और 1, 10 + 5, 15 कॉम्बिनेशंस बन गए। इन 15 कॉम्बिनेशंस में से करेक्ट कॉम्बिनेशंस कितने होने चाहिए? सपोज करो एक लॉक के 15 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है पासवर्ड के, तो इनमें से करेक्ट कॉम्बिनेशन कितने होंगे? एक ही एक ही कॉम्बिनेशन करेक्ट होगा ना, आइदर ए बी करेक्ट होगा, या फिर ए बी सी डी करेक्ट होगा, या फिर ए सी डी करेक्ट होगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि दो डिफरेंट स्टूडेंट ने डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज किए तो दोनों के करेक्ट हो जाए। फिर करेक्ट तो कोई एक ही आने वाला है ना, तो ऊपर क्या लिखोगे? 1 1, यानी गैस करके सॉल्व करता है तो इसका प्रोबेबिलिटी है कितना? 1/15। ओके, सपोज करो ये मल्टीपल करेक्ट नहीं होता, तो फिर ये बनता 1/4। 1/4। हाँ, 4C1 4, 4C2 6, 4C3 4, 4C4 is 1, 5 + 6 11 + 4 यानी कि 15। ओके, क्वेश्चन आगे रीड करते हैं। If his answer found to be correct, ये कंडीशन हो गया आपको गिवन, then find the probability that he knew the answer, या फिर that he solved by himself, या फिर ये भी आ सकता है कि he knew the answer। मतलब बेसिकली आपको ये कंडीशन गिवन है ऑलरेडी कि उसका आंसर करेक्ट है। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि उसने अपने आप से सॉल्व किया था क्वेश्चन। तो ये काफी इजी क्वेश्चंस ही होते हैं, जस्ट तुम 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पे डिफाइन कर दो, ए एंड बी, ए ऑफ विच वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी, एंड बी विच कंडीशन इज ऑलरेडी गिवन। ओके, सो कंडीशन क्या गिवन है बोलो? आंसर करेक्ट है। आंसर करेक्ट ए, जिसका कंडीशन आपको फाइंड करना है वो है
solve by himself. Okay, find करना है PA upon B and this equals to PA intersection B upon P of B. P of B. P of B का P of A से कोई रिलेशन नहीं है. P of B is just only उसका आंसर है करेक्ट. अगेन ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया. अभी गेस करके सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी है 2/7. उससे फिर करेक्ट आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/15. तो 2/7 into 1/15 15. plus 1/7 into 1/3 plus 4/7 into 1 and PA intersection B बोलो. 4/7 into 1. हाँ, PA intersection B का मतलब हो गया आंसर करेक्ट एंड सॉल्व बाय हिमसेल्फ, यानी ये वाला पोर्शन 4/7 into 1. फाइनल आंसर. बस इतना ही होता है इसके अंदर, लिटरली इतना ही होता है. बुक्स वगैरह पे जाओगे तो वहां पे काफी कॉम्प्लिकेटेड गिवन होते हैं. पहले ये निकालो, फिर वो निकालो, फिर इसे स्टेटमेंट का मीनिंग समझो, उसका समझो. बाकी इतना नहीं करना होता आपको. सो ये है इसका फाइनल आंसर. क्लियर? ये बेस थ्योरम रिलेटेड क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे काफी सारे डिफरेंट केसेस है, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी. एक कंडीशन आपको ऑलरेडी गिवन है यानी कि कंडीशनल. तो टोटल और कंडीशनल का ये हो गया मिक्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. शिंगेज में से प्रैक्टिस करना है इसका. बहुत क्लासिक क्वेश्चंस गिवन है आपको, बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, a bag contains some white and some black balls. All combinations are equally likely. And total number of balls are 10. इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये है कि हो सकता है कॉम्बिनेशन ये बन रहा हो कि 10 व्हाइट एंड 0 Black. हाँ, इस केस का जितना प्रोबेबिलिटी है उतना प्रोबेबिलिटी दिस केस का भी है. लेट्स से 8 व्हाइट और 2 Black. हाँ, इसका भी इक्वल प्रोबेबिलिटी है. 5 व्हाइट एंड 5 ब्लैक. तो पता नहीं है क्या है, कुछ भी हो सकता है. ओके, जैसे क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि ए बी सी डी, इससे टोटल कितने नंबर्स बनेंगे बोलो? 4 फैक्टोरियल यानी 24. तो फाइंड आउट दो नंबर ऑफ दोज नंबर्स या दोज वर्ड्स जिसमें ए बी के लेफ्ट में है. लाइक दिस पॉसिबल है, दिस पॉसिबल है. बेसिकली ए बी के लेफ्ट में होना चाहिए. तो एक तो इसको प्रॉपर मैथ से करो या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हो तुम कि ए का बी के लेफ्ट में होना या फिर ए का बी के राइट में होना, इन दोनों के अंदर कोई पार्शियलिटी है क्या बोलो? नहीं. हाँ, मतलब डेफिनेटली जितने नंबर्स यहाँ पे बन रहे होंगे, जितने वर्ड्स यहाँ पे बन रहे होंगे, उतने वर्ड्स यहाँ पे भी बनेंगे. और दोनों का समेशन कितना आ रहा है? 20. x इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो? 12. 12. जैसे क्वेश्चन क्या आता है कि लाइक ए बी सी डी ई एफ जी एच 1 2 3 4 5 6 7 8. फाइंड आउट दोज नंबर्स या फिर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स सच दैट ए बी सी आपको दिस ऑर्डर में ही मिलना चाहिए. मतलब पहले ए फिर बी फिर सी, तीनों का साथ में होना जरूरी नहीं है. हो सकता है स्टार्टिंग में आ गया हो, बी सी लास्ट में आ गया हो, ऐसा कुछ. तो देखो टोटल कितने वर्ड्स बन रहे होंगे यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 फैक्टोरियल अपॉन ए बी सी रिलेटेड कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, कितने परमुटेशंस पॉसिबल है. एक ये भी पॉसिबल है, एक ये भी पॉसिबल है, एक ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, सी ए भी पॉसिबल है, सी बी ए पॉसिबल है. और ये सारे के सारे इवेंट्स इक्वली लाइकली हैं. तो डिवाइड कितना कर दो? 6. 6.
हाँ 3 फैक्टोरियल बोल सकते हो 6, यानी फाइनल आंसर है दिस। या फिर ऐसे भी करो कि 8 में से कोई भी 3 प्लेस सेलेक्ट करो और वहां पे ए बी सी को अरेंज करने का जस्ट एक ही मेथड है, सबसे लेफ्ट में ए, फिर बी और सबसे राइट में सी। रिमेनिंग कितने हैं अभी बोलो? 5 यानी कि 5 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल इटसेल्फ 6। So finally 8 factorial upon 6. Okay. So all combinations are equally likely and the total number of balls are 10 if three balls are drawn at random without replacement. अच्छा, विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या मीनिंग है? सेकेंड टाइम नहीं लेना चाहिए। देखो, एक होता है विदाउट रिप्लेसमेंट और एक होता है विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मीनिंग ये होता है कि सपोज करो आपने एक बॉल ड्रॉ किया, वापस उसको रख दिया, तो जब वापस रखते हो तो टोटल फिर कितने बॉल्स हो गए? 10। हाँ फिर एक बॉल पिक किया, वापस एक बार रख दिया। अभी यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट है, यानी कि बॉल पिक करने के बाद आप वापस रख नहीं रहे हो उसको। और वैसे तो यहाँ पे तीनों बॉल्स आपने एक साथ ही निकाली है, तो एक साथ ही निकाली है बेसिकली ना, 10C3 आएगा, कहने का मतलब ये। एंड ऑल ऑफ देम आर फाउंड टू बी ब्लैक। ये कंडीशन गिवन हो गया आपको कि 3 बॉल्स निकाले थे और तीनों कैसे हैं? ब्लैक। ब्लैक। ओके, सो बेसिकली कंडीशन ऐड हो गया यहाँ पे ना। देन find the probability that the bag contains 1 white and 9 black balls. ये क्वेश्चन है। बॉल्स, बैग के अंदर बॉल्स टोटल है 10। कॉम्बिनेशंस यानी कि व्हाइट और ब्लैक सेपरेटेड कितने हैं वो नहीं पता है। जितने भी केस पॉसिबल है वो कंसीडर कर सकते हो आप लोग, ठीक है। और फिर वहां से आपने पिक किए 3 बॉल्स और कंडीशन गिवन है कि ऑल 3 आर फाउंड टू बी ब्लैक। फिर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि यार बैग के अंदर एक तो व्हाइट बॉल था और 9 ब्लैक बॉल्स थे। तो स्टार्टिंग में करते हैं स्टेटमेंट डिफाइन। ए जिसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, बी जो कंडीशन ऑलरेडी गिवन है। सो कंडीशन गिवन है यहाँ पे कि ऑल 3 बॉल्स आर ब्लैक एंड ए of which we have to find out the probability 1 white and 9 black balls. And question है this PA upon B and this equals to PA intersection B upon P of B. P of B. Okay, so P of B पे आते हैं। All 3 balls are black. प्रॉब्लम ये है पता नहीं बैग के अंदर किस कॉम्बिनेशन में बॉल है। तो क्या पॉसिबिलिटीज है बोलो? मिनिमम कितने ब्लैक बॉल होने चाहिए वहां पे? 2 पॉसिबल है क्या? नहीं 2 पॉसिबल, मिनिमम कितने ब्लैक बॉल्स रहे होंगे? 3 So let's say 3 black balls and 7 white, White. या फिर 4V 6W, या फिर 5V 5W, 6B 4W। नेक्स्ट क्या पॉसिबल है? 7 black Seven. balls 3 white. 3 white balls, या फिर 8 black balls और 2 white balls,
9 black balls, 1 white ball, 10 black balls, 0 white balls. ओके, दिस केस के अकॉर्डिंग क्या प्रोबेबिलिटी आना चाहिए? 3 बॉल्स पिक करना है और ब्लैक बॉल्स पिक करना है 3C3 अपॉन 10C करेक्ट है प्लस दिस के अकॉर्डिंग बोलो 4C3 upon 10C3 this 5C3 upon 10C3 दिस कितना हो गया 6C3 upon 10C3 यहाँ पे 7C3 upon 10C3 10C 8C3 upon 10C3 9C3 upon 10C3 and this 10C3 upon 10C 3 करेक्ट है डन एडिशन कितना हो गया इनका बोलो डिवाइड में है 10C3 एंड न्यूमरेटर 3C3 3C3 4C3 5C3 अप टू 10C3 और ये हो गया एक बाइनोमियल सीरीज याद आ रहा है कुछ इसको देख के हाँ ये टाइप 2 सीरीज है वेयर टेल फिक्स एंड हेड changes चेंजेस तो यहाँ पे हम लोग करते क्या है सेम हेड एंड ग्रेटर टेल ऐड करते हैं सेम हेड एंड ग्रेटर टेल तो 3C4 ये पॉसिबल नहीं है 3C3 को अवॉइड करोगे यहाँ पे ऐड करो 4C4 साथ में 4C4 माइनस इन दोनों का समीशन कितना आएगा बोलो 5C4 हेड 1 से इंक्रीज ग्रेटर टेल एज इट इज यहाँ पे समीशन 6C4 और 6C5 बेसिकली 10C3 से पहले क्या मिलने वाला है 10C4 और इनका समीशन 11C4 remains रिमेनिंग है 4C4 हेड एंड टेल सेम आंसर होता है 1 सो दिस 1 एंड दिस कैंसिल तो ये कितना हो गया अभी 11C4 अपॉन 10C3 करेक्ट तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एक पॉइंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग है 3 balls आर ब्लैक एंड बैग कंटेन्स 1 white एंड 9 black balls यानी कि दिस केस ओके और इसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी 9C3 अपॉन 10C3 फाइनल आंसर करोगे 9. दोनों को डिवाइड तो 9C3 अपॉन 11C4 ये इसका फाइनल आंसर कुछ भी टफ नहीं होता है इसके अंदर सब सिंपल ही होता है इस तरह बाकी शीट में मिलेंगे तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई करना इजी रहता है ठीक है बोलो कोई डाउट है तो बताओ फिर से डिस्कस करना है तो कर सकते हैं नहीं सर ओके नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी एज सच कोई बहुत स्पेशल कंसेप्ट ही है क्वेश्चन समझने का ट्राई करना लाइक क्वेश्चन है दिस इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² plus ax plus 100 is equal to 0 या फिर इस तरीके से लिख लो चलो find the probability of quadratic equation this having real roots if a belongs to -100 to +100 ये क्वेश्चन
ए बिलोंग्स टू रियल, ऑब्वियस सी बात है, -100 to +100 इंटरवल गिवन है, मतलब वो रियल। ओके, तो इसका ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या है ना, तुम्हें भी क्लियर होगा अपने आप से। जैसे पहले तो मेरे को इतना बताओ कि हैविंग रियल रूट्स यानी d शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. so a square minus 400 greater than or equal to 0, a square greater than or equal to 400, 20 के राइट साइड और -20 के Left side. लेफ्ट साइड। सपोज करो ये ऐसे कुछ रहा होता, a बिलोंग्स टू, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन तो ये ले लेते हैं ना, a बिलोंग्स टू इंटीजर, और सेकंड क्वेश्चन है a बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a है इंटीजर, तो फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, इस इंटरवल में टोटल इंटीजर्स कितने हैं? 201. 200, हाँ, 1 to 100 100, -1 to -100 100 और एक 0। ओके, दिस इंटरवल में कितने इंटीजर्स आ रहे हैं? 20 to 100 तक कितने इंटीजर्स होते हैं? 81. 81, करेक्ट है। सिमिलरली -20 to -100 तक भी कितने इंटीजर्स? 81. 81, यानी इसका आंसर है 162/201। सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे a बिलोंग्स टू इंटीजर था, यहाँ पे a बिलोंग्स टू इंटीजर से कुछ गिवन नहीं है ना, ये है a बिलोंग्स टू r। तो a बिलोंग्स टू r का मतलब 20 पॉइंट समथिंग, 20.01, 20.02, 20.03, ये सब पॉसिबल है। तो ऑब्वियसली बात है, तुम यहाँ पे फेवरेबल केसेस कितने हैं वो काउंट कर सकते हो क्या, बोलो? नहीं. नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस लेंथ को यूज कर लेते हैं, यानी फेवरेबल लेंथ अपॉन टोटल लेंथ, ऐसे, बस इसीलिए इसको ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो ये लेंथ कितना आ रहा है, दिस लेंथ 80. करेक्ट है। सेम यहाँ पे भी 80, सो 80 + 80 अपॉन टोटल लेंथ कितना आ रहा है, बोलो? 200. करेक्ट है, यानी आंसर इज 160/200। 200. करेक्ट है। बस इतना ही होता है ज्योमेट्रिकल के अंदर। अभी ये लेंथ वाइज था, तो फेवरेबल लेंथ अपॉन टोटल लेंथ। कई बार एरिया रिलेटेड होता है, तो फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया। हाँ. इस पे क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं हम लोग, लाइक क्वेश्चन है दिस, एक क्वेश्चन, find the probability of 2x plus 3y less than equal to 12 if x belongs to 0 to 8, y also 0 to 8। तो 2x plus 3y less than equal to 12, ये आपको बताया था स्ट्रेट लाइंस के अंदर कोफिशिएंट ऑफ y पॉजिटिव बना के रखो, दिस लाइन को ड्रॉ करो, कोफिशिएंट ऑफ y है पॉजिटिव, यानी इस लाइन के बिलो पोर्शन। ओके, लाइन ड्रॉ करते हैं, x is equal to 0, y is equal to 4, y is equal to 0, x is equal to 6, ये हो गया दिस लाइन, और लेस देन इक्वल टू 0 है, यानी कि इस लाइन के बिलो पोर्शन। अब बिलो पोर्शन तो वैसे बहुत बड़ा आ रहा है ना, लेकिन आपको ये इसी इंटरवल में देखना है, x 0 to 8, चलो मैं पहले कहता हूँ, x greater than equal to 0 and y also greater than equal to 0, यानी ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये फेवरेबल एरिया हो गया, बाकी टोटल एरिया वो यहां से आएगा, x 0 to 8, y also 0 to
8. ये टोटल एरिया है। सो फाइनल आंसर, favorable area upon total area. Favorable area is 1/2 into 6 into 4. and total area 8 square. करेक्ट है। बस इतना ही होता है ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी के अंदर। ऐसे ही 3D में भी आ सकता है ना, वहां पे फेवरेबल वॉल्यूम अपॉन Total volume. टोटल वॉल्यूम, बस इतना ही कंसेप्ट है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ये थोड़ा समझना, ये इंपॉर्टेंट है और लिटरली काफी इजी है। ठीक है, दिस इज बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब छोटे छोटे से पॉइंट है ना इसके। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जैसे इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे पहले एक एग्जांपल बताता हूँ, बाद में फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। लाइक अ कॉइन इज टॉस्ड 50 टाइम्स, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल विल बी 1/2 and these probabilities remain same in every trial। मतलब कोई भी ट्रायल आप कर रहे हो अप टू 50 टाइम्स तक ये प्रोबेबिलिटी सेम ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा बार बार टॉस कर रहे हैं तो कॉइन को कोई प्रॉब्लम हो गया है और उसमें फिर एक साइड थोड़ा हैवी हो गया और धीरे धीरे ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल चेंज हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर ट्रायल के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज आल्सो 1/2। नाउ क्वेश्चन इज दिस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, अभी एग्जैक्टली करते हैं। एग्जैक्टली लेट्स से 15 हेड्स, ये क्वेश्चन है, क्या करोगे? फॉर्मूला करेंगे। आशुतोष क्या बोल रहे हो, बोलो। क्या वो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का वो फॉर्मूला है ना, NCX सक्सेस रेस टू n-6 वो वाला। नहीं वो तो अच्छी बात है, वैसे वो मैंने बताया नहीं अभी तक, तो उस फॉर्मूले के अलावा कोई थॉट आ रहा है तो बेस्ट रहेगा। देखो एक काम करो, 50 में से कोई भी 15 प्लेस सेलेक्ट कर लो और उन 15 प्लेस पे क्या आना चाहिए? हेड। एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/2। लेकिन तुम्हें 15 प्लेसेस पे चाहिए, तो फर्स्ट प्लेस पे आ गया सपोज करो 1/2, फिर थर्ड पे है तो भी इंटू 1/2, तो भी इंटू 1/2, ऐसे कितनी बार इंटू 1/2 करोगे बोलो? 15। भाई जैसे 5 स्विच हैं, 5 स्विच में से 2 स्विच वर्क करते हैं, 3 नहीं करते हैं। लेट्स से स्टार्टिंग वाले 2 करते हैं और वाले वर्क नहीं करते हैं। वर्क करने का प्रोबेबिलिटी था 1/4, तो वर्क नहीं करने का प्रोबेबिलिटी है 3/4। क्वेश्चन है दिस, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी सच दैट स्टार्टिंग 2 स्विच ये वर्क करते हैं, लास्ट 3 स्विच वर्क नहीं करते हैं, तो क्या करोगे? 1/4 इंटू 1/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4। हाँ, अभी 50C15 इससे मैंने उनके प्लेस सेलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। 15 प्लेस ऐसे है जहां पे 1/2 आना चाहिए और सबको एक साथ कर रहे हो तो 1/2 इंटू 1/2, तो 1/2 टू द पावर कितना हो गया? 15। रिमेनिंग प्लेसेस पे आना चाहिए टेल, उसका प्रोबेबिलिटी भी है 1/2 और वो रिमेनिंग प्लेसेस कितने हैं? 35. 35। ये इसका आंसर है। सपोज करो प्रोबेबिलिटी ऑफ h होता 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल होता फिर 3/4, तो यहाँ पे आता 1/4 टू द पावर 15 और यहाँ पे आता 3/4 टू द पावर 30।
35। ठीक है, अब इसको क्या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाइनोमियल कोफिशिएंट जैसा यूज हो रहा है। बाइनोमियल कोफिशिएंट यूज क्यों हो रहा है? क्योंकि आप 50 में से 15 प्लेस, जो कि मेरे को पता ही नहीं है कि किस प्लेस पे हेड आ रहे थे, कहाँ पे टेल आ रहे थे, वो सिलेक्ट किया है हम लोगों ने। तो बिकॉज ऑफ दिस बाइनोमियल कोफिशिएंट, इसको हम लोग रिलेट कर देते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, मतलब बाइनोमियल थ्योरम से, और फिर आप इसको हेडिंग बोल देते हो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। जनरल फॉर्म है लाइक दिस, सपोज करो टोटल है n ट्रायल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का मतलब ऐसे वर्ड पे मत जाना, सक्सेस वर्ड पे मत जाना है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का मतलब है किसी इवेंट के हैपनिंग वाली प्रोबेबिलिटी। जैसे सपोज करो कोई स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो रहा है, तो आपको फेल होने का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो वो सक्सेस हो गया उसके लिए। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस वर्ड पे मत जाना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का मतलब है जो प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी होती है। लेट्स से प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है P, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी बोल सकते हो, अकरेंस भी बोल सकते हो इसमें ना, जनरली सक्सेस वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर लेट्स से है ये Q। डेफिनेटली इन दोनों का समेशन कितना आ रहा होगा बोलो? 1. 1। एक तो ये बताओ मुझे, एक पॉइंट और, these probabilities remains fixed for every trial, मतलब ये चेंज नहीं होता है प्रोबेबिलिटीज। ओके, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली आर सक्सेस, ये होता है एनसीआर। केवल इतना लिखो एनसीआर। अब तुम पी कितनी बार यूज करने वाले हो बोलो? R times. तो ये हो जाता है p to the power R. and q will be used how many times? N minus. जस्ट इतना है, इसको लर्न करने में जाना बहुत इजी है। ये एनसीआर, सक्सेस का प्रोबेबिलिटी जितनी बार आपको चाहिए उतना पावर, बाकी रिमेनिंग और फिर वो। इसमें कोई डाउट है बोलो? नहीं सर. क्वेश्चन ये रहा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली आर फेलियर्स, देन एनसीआर क्यू टू द पावर आर और फिर पी टू द पावर N minus R. एन माइनस आर। एक पॉइंट, इसका एक हम लोग मीन डिफाइन करते हैं, मीन ऑफ सक्सेस। ये मीन वही है यार जो एवरेज स्टैटिक्स में होता है ना, वही। इसका डेरिवेशन कैसे है वो तो मैं स्टैटिक्स में ही बताऊंगा। तो मीन ऑफ सक्सेस, दिस वैल्यू हमें डायरेक्ट लर्न होना चाहिए, और ये होता है क्या? NP. एनपी। क्वेश्चन ये रहा होता मीन ऑफ फेलियर्स, तो आता वो एन Q. क्यू, ठीक है। एक पॉइंट, वेरिएंस, अगेन ये भी स्टैटिक्स का ही पार्ट होता है रिलेटेड टू बाइनोमियल। अभी इसके लर्न कर लो, बाद में डेरिवेशन करेंगे इसका। वेरिएंस होता है इसका क्या? NPQ. एनपीक्यू। और एक पॉइंट और होता है यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसे डी लिख देते हैं इसको। स्टैंडर्ड डेविएशन इज बेसिकली रूट वेरिएंस। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया बोलो? Root NPQ. रूट एनपीक्यू। एनी डाउट? No sir. ऐसे देख लेते हैं, मीन एनपी, वेरिएंस एनपीक्यू, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज रूट वेरिएंस, यानी ये हो गया है रूट ऑफ एनपीक्यू। ओके, क्वेश्चंस पे आते हैं।
probability of success in a trial is 4/5. Five trials are performed. Find out the probability such that, first question, minimum one trial getting success. Second question, exactly two trials getting success. ये क्वेश्चन है. So first question is minimum one trial success. तो मिनिमम वन ट्रायल का मतलब हो गया वन ट्रायल. अच्छा, इसको ऐसे भी बोलते हैं ना, ये ध्यान रखना. पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1. 1. इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब मिनिमम वन ट्रायल. फिर इसको क्या बोलोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2. 2. ये कंफर्म है. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 अप टू एक्स इज इक्वल टू जितना मैक्सिमम है, इन सबका समेशन कितना आना चाहिए? 1. 1. ओके. सो क्वेश्चन है मिनिमम वन ट्रायल गेटिंग सक्सेस. तो इसको तुम कर सकते हो या तो इस तरीके से कि एग्जैक्टली वन ट्रायल प्लस एग्जैक्टली टू ट्रायल प्लस एग्जैक्टली थ्री ट्रायल प्लस एग्जैक्टली फोर ट्रायल, या फिर एग्जैक्टली 5 trials. या फिर ऐसे भी 1 माइनस No नो trial. ट्रायल गेटिंग. Success. हाँ. सो 1 माइनस नो ट्रायल गेटिंग सक्सेस, यानी कि 0 ट्रायल गेटिंग सक्सेस. टोटल ट्रायल थे 5, C0. सक्सेस का प्रोबेबिलिटी है 4/5. टू द पावर कितना आएगा बोलो? 0. फेलियर का प्रोबेबिलिटी है 1/5. टू द पावर कितना आएगा बोलो? 5. 5. करेक्ट है. इजीली क्वेश्चन सॉल्व. तो फाइनली इसका आंसर है दिस. ये भी कर सकते थे कि एग्जैक्टली वन सक्सेस में वन ट्रायल में सक्सेस लाइक 5C1 सक्सेस का प्रोबेबिलिटी है 4/5 टू द पावर 1. फिर 1/5 टू द पावर 4. फिर 4C2 आता. ठीक है, उतना करने का रिक्वायरमेंट नहीं है यार, बस इतना कर लो. 1 माइनस नो ट्रायल गेटिंग सक्सेस. सेकेंड क्वेश्चन, एग्जैक्टली 2 trials. हाँ, क्या आंसर है इसका बोलो? 5C2 5C2 4/5 टू द पावर 2 2. 1/5. to the power 3. करेक्ट है. थर्ड क्वेश्चन है दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2 लेस देन इक्वल टू 4. इसमें क्या करोगे बोलो? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू. 4. हाँ, इक्वलिटी होता तो ऐड करते कितना? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2. 2. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3, यानी 5C3 सक्सेस का प्रोबेबिलिटी था 4/5 टू द पावर 3. 3. एंड 1/5 Square. देन 5C4 4 अटेम्प्ट्स के अंदर सक्सेस, तो 1 अटेम्प्ट के अंदर फेलियर. ये इसका आंसर. क्लियर? एक क्वेश्चन इस तरीके से भी हाँ. आता है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट
3 सक्सेस। तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 and 2. प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। या तो इन सबको सेपरेट करके फिर ऐड कर दो, या फिर ये भी कर सकते हैं कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 and 5. हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 5, उनको करोगे माइनस। बाकी दोनों इक्वल ही टाइम लेने वाले हैं, तो इसको प्रॉपरली लिख देते हैं। 5c0 4 अपॉन 5 टू द पावर 0, 1 अपॉन 5 टू द पावर 5. 5। चलो इसको समझ गए ना तुम क्या करना चाहिए। हाँ. या फिर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5. करेक्ट। इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि अच्छा एक पॉइंट और, डेफिनेटली p and q these numbers belongs to 0 to 1. हाँ, तो क्या लगता है मीन और वेरिएंस विच वैल्यू शुड बी ग्रेटर, मीन और वेरिएंस? Mean. मीन, क्योंकि एक्स्ट्रा क्यू मल्टीप्लाई हो रहा है विच इज लेस देन 1, लेस देन 1 मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू डिक्रीज। ओके, क्वेश्चन है दिस, डिफरेंस ऑफ मीन एंड वेरिएंस is let's say 10, difference of their squares is 9, find out NPQ. So first question, first statement, difference of mean and variance. What should we write, NP minus NPQ or NPQ minus NP? NP minus NP. NP minus NP. ये थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए आपका, ये मिस्टेक करते हो ना तो फिर गया क्वेश्चन। तो NPQ माइनस NP ये नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कम होता है, so NP minus NPQ, this is given as 10. and their squares का difference, यानी NP का whole square minus NPQ का whole square, this is like a square minus b square, so a plus b into A minus B. और ये गिवन है 9। तो NP plus NPQ कितना आ गया बोलो? 9/10. 9/10. So first equation this, second equation this। एक इक्वेशन और है हमारे पास में, P plus Q is equal to 1. नेक्स्ट क्या करना चाहिए बोलो? इधर से कॉमन है क्या, NP रिमेनिंग 1 माइनस Q, यहाँ पे कॉमन NP रिमेनिंग 1. 1 plus 1 प्लस Q। अब करो दोनों को डिवाइड, तो ये हो गया 1 माइनस Q अपॉन 1 प्लस Q इज इक्वल टू 10 अपॉन 0.9 यानी 100 अपॉन 9. 9. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9 माइनस का 9Q इज इक्वल टू 100 प्लस 100 Q, मुझे लगता है नेगेटिव में आ जाएगा अभी, क्वेश्चन नेगेटिव में आ गया, तो इसका एक काम करते हैं, कुछ और होता है 9 और 10 ऐसा करते हैं तो पॉजिटिव आंसर आ सकता है क्या, 9 और 10 तो ये हो जाएगा 9, तब भी नहीं आएगा पॉजिटिव आंसर। तो तुम समझ गए ना कंसेप्ट क्या है इसमें? हाँ. Then this is y upon
x, this value is x and this value is y upon x. और फिर इन दोनों को डिवाइड, सो 1 माइनस क्यू अपॉन 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई. यहां से फाइंड करोगे q, फिर p होता है 1 माइनस क्यू, ये आ गया, और ये वैल्यूज फिर यहाँ पे पुट करना, इजीली वैल्यू ऑफ n. n. लिटरली काफी सिंपल है, काफी ज्यादा सिंपल है. कोई और क्वेश्चन? वो तो तुम शीट वगैरह सॉल्व करोगे, तुम्हें मिलेंगे क्वेश्चंस, काफी क्वेश्चंस मिलेंगे चीजों में. और मेंस वालों के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं ये, मेंस और सीईटी वालों के, बाई में रिलेटेड. करो एक बार, ट्राई करो. ये 1 है और ये 11 है, अभी ट्राई करो. Difference of mean and variance is 1. Difference of their squares is 11. We have to find out n and p and q. Sir, हाँ बोलो. n is equals to 6, n is equal to 6, p is equal to, 1 by 6, and q 5 by 6. okay, so np minus npq is 1. a square minus b square, np plus npq, np minus npq, this is 11 और ये है 1. okay, so np plus npq, this also 11. इनको करते हैं डिवाइड, तो 1 माइनस क्यू अपन 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 11. फिर करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो गया 11 माइनस 11 क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस क्यू, यानी कि 10 और 12 क्यू. सो क्यू इज इक्वल टू 10 अपॉन 12 यानी कि 5 अपॉन 6. करेक्ट है. पी इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, ये भी करेक्ट है. ओके, और फर्स्ट इक्वेशन था दिस, एन पी कॉमन, रिमेनिंग 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू 1. एन पी इज 1 अपॉन 6, ये भी 1 36 आना चाहिए. हाँ. Okay, next question. Probability of a drunken man to 1 step forward is 3 upon 5 and 1 step backward is 2 upon 5. Okay, find the probability that he is only 1 step away from starting position after 11 steps.
मतलब 1 स्टेप आगे जाने का प्रोबेबिलिटी है 3/5, 1 स्टेप पीछे आने का प्रोबेबिलिटी है 2/5, और आपको फाइंड करना है कि 11 स्टेप के बाद में वो जस्ट 1 स्टेप ही चला है। तो क्या पॉसिबिलिटीज है बोलो? अच्छा, ऐसा कंपलसरी नहीं कि एक आगे फिर एक पीछे, ऐसा नहीं है। हो सकता है 6 आगे चला गया हो, 5 वापस आ गया हो, तो भी वो एक स्टेप आगे है। ये भी पॉसिबल है, एक आगे फिर यहाँ पे फिर ऐसे कुछ, काफी सारे केसेस है। फाइनल कंक्लूजन क्या है बोलो? 6 स्टेप फॉरवर्ड एंड 5 स्टेप, Backward. या फिर 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 6 स्टेप। Backward. अभी वो कौन से स्टेप्स हैं वो क्लियर नहीं है, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। 11C6 फॉरवर्ड का प्रोबेबिलिटी है 3/5 to the power 6. and back 2/5 to the power 5. 5 plus next 11C5 फॉरवर्ड स्टेप 3/5 और ये हो रहा है टोटल 5 टाइम्स यानी टू द पावर 5 and 2/5 to the power 6. ये इसका फाइनल। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? बोलो, डिस्कस करते हैं। नहीं सर। नेक्स्ट पॉइंट, ये सब छोटे पॉइंट्स हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इससे पहले एक ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी था, सब इजी पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट और, आजकल इस पे काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं जब से मेंस ऑनलाइन हुआ तब से। दिस पॉइंट इज एक्सपेक्टेशन। व्हाट इज एक्सपेक्टेशन? ठीक है, एग्जांपल से समझने का ट्राई करो। गेम ऑफ throwing a dice. If odd prime number आपको मिलता है, ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, you will be getting let's say 100 rupees. If even prime number, then let's say getting 200 rupees. If any other number, then you have to pay let's say 400 rupees. ठीक है, then what is the expectation of a player? ये क्वेश्चन। बेसिकली जो क्वेश्चंस होते हैं ये लॉटरी टिकट्स रिलेटेड टाइप में होते हैं। ये वर्ड को समझने का ट्राई मत करो, एक्सपेक्टेशन वर्ड का मीनिंग है, बस इतना ही मीनिंग है कि बेसिकली आपको चांसेस पता करने कि क्या सिनेरियो है उस गेम में, कितना हम लोग विन होंगे या कितना लूज करेंगे। लाइक सपोज करो आप लॉटरी का टिकट परचेज करते हो, तो 2 टिकट्स हैं, इस पे आपको इतना मिलता है और नहीं आता है नंबर, तो फिर इतना आपको लॉस होगा, तो उसी को एक्सपेक्टेशन बोलते हैं। अच्छा, इस केस में आपको 100 रुपीज प्राइस है, इस केस में आपको 200 रुपीज प्राइस है, और इस केस में आपको पे करना है कितना? 400। ये गैम्बलिंग टाइप का हो गया ना, गैम्बलिंग टाइप का हो गया। ओके, तो इसमें कुछ भी नहीं करना होता, जो पैसे आपको मिलते हैं ना उनको आप एज यूज करते हो +100, यहाँ पे +200, और जो लॉस होता है उसको यूज करते हैं हम लोग नेगेटिव साइन से, यानी -400। ओके,
ऑड प्राइम नंबर आना, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? 2/6. 2/6। और दिस केस में बेनिफिट है आपको कितना? प्लस 100. 100. 100 प्लस इवन प्राइम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी बोलो। 1/6. अगेन दिस केस में बेनिफिट है 200। रिमेनिंग और कोई नंबर, और कोई नंबर का मतलब हो गया 3 5 यहाँ पे था, यहाँ पे था 2, यहाँ पे 1 4 एंड 6. 6। दिस का प्रोबेबिलिटी 3/6. 3/6 और ये हो गया -400 से मल्टीप्लाई। ओके 6 LCM न्यूमरेटर इज 200 प्लस 200 माइनस 1200 यानी -800 अपॉन 6. 6। कुछ मिस्टेक हो गया, 200 प्लस 200 और ये हो गया है अभी -800 अपॉन 6। ओके है ना सर? 200 200 और ये -1200, सो 400 -1200 करेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया -800 अपॉन 6 यानी कि -500 अपॉन, 2. ये एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन का मतलब इसके प्रॉपर मीनिंग पे मत जाना है ना, एक्सपेक्टेशन है किसी से, है ना, ऐसा नहीं है इसका मतलब। एक्चुअली एक्सपेक्टेशन मैथ्स में मीन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? Mean. मीन को। मीन का मतलब होता है कंक्लूजन। कई सारी चीजों के कंक्लूजन को शो करता है मीन। तुम लोगों ने सब सुना है क्या, मीन मीडियन मॉड? हाँ. तो वो क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मीन होते हैं। सपोज करो जैसे कि सपोज करो 11 लोग हैं, या फिर एज वाइज ले लेते हैं, एज वाइज 17 ईयर्स, तो इसके कुछ लोग हैं, लेट्स से 10 स्टूडेंट्स हैं। 18 ईयर्स, इसके भी कुछ लोग हैं, 15 हो गए। तो इन सब चीजों में क्या एवरेज निकाल लेते हैं हम लोग। मतलब सपोज करो कोई आपको एक किसी डायरेक्टर को लेट्स से कोई मूवी वगैरह बनाना है, तो वो फोकस करेगा कि यार ये मीन आ रहा है, इसको फोकस कर लेना चाहिए। लेकिन सपोज करो इस तरीके से समझने का ट्राई करो, जैसे किसी की शूज की फैक्ट्री है, ठीक है, या फिर स्टार्ट करना है बेसिकली हमें। ओके 7 नंबर शूज वाले लेट्स से 10 लोग हैं, 8 नंबर शूज वाले 15 है, 9 नंबर शूज वाले लेट्स से 20 है, 10 नंबर शूज वाले लेट्स से 12 है, 11 तो होता नहीं किसी का नंबर मुझे लगता। 6 नंबर शूज वाले लेट्स से, इसको ऊपर लिख लेते हैं ना 6 नंबर शूज को। 6 नंबर शूज वाले हैं लेट्स से 17 है। ओके ठीक है, शूज का फैक्ट्री ओपन कर रहे हैं हम लोग। तो क्या लगता है मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए इनका मीन फाइंड करोगे क्या? नहीं. भाई मीन फाइंड करते हो आप, मीन फाइंड करके शूज का नंबर निकालते हो। तो मीन कैसे फाइंड करते हैं पता है ना? 6 इंटू 17 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 15 प्लस 9 इंटू 20 प्लस 10 इंटू 12. अपॉन इन सब का समेशन। अब मान लेते हैं वो कुछ ऐसा आ गया 8.32। तो ये शूज किसी को भी काम आएगा क्या? नहीं. हाँ, तो ऐसा नहीं है कि हर चीज में हम लोग मीन ही निकाल लेते हैं। तो क्या लगता है मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए किस नंबर का शूज बनाना चाहिए? यहाँ पे 9 number. 9. नंबर का शूज बनाना चाहिए, क्योंकि उसके कस्टमर सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको बोल देते हैं फिर मॉड। क्या बोल देते हैं? मॉड। मॉड मतलब होता है डेटा जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है। तो ये भी एक टाइप का कंक्लूजन ही है, मीन ही है। ये डिफरेंट टाइप का मीन है। ठीक है, सपोज करो आपकी कोई कंपनी है और वहां पे 100 लोग हैं जिनका सैलरी है 10,000, 50 लोग हैं जिनका सैलरी है लेट्स से 40,000, 10 लोग हैं जिनका सैलरी है 70,000, 5 पीपल है जिनका सैलरी है 1 लाख, 3 है जिनका सैलरी है 130,
और 1 है जिसका सैलरी है 2 लाख। सपोज करो कोई न्यू ज्वाइनी आता है आपकी कंपनी में, ठीक है, और उसका डाउट ये कि ऑलमोस्ट कितनी सैलरी मिलने वाली है, तो यहाँ पे मॉड यूज करना चाहिए क्या? मॉड ये होता है कि डेटा जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा तो इसी का है। हाँ, तो तुम ये नहीं बोल सकते ना कि मेरी कंपनी में केवल 10,000 ही सैलरी मिलती है, समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे हम लोग हाँ। मॉड यूज नहीं कर सकते, ठीक है। फिर हम लोग सोचेंगे, सपोज करो मीन यूज कर लेते हैं, तो ये तुम्हें पता होगा कि मीन जो सबसे बड़ा डेटा होता है ना, इससे काफी डिफ्लेक्ट होता है। इसके अलावा जिसका फ्रीक्वेंसी होता है उससे भी काफी डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। और सपोज करो मीन आ गया ऐसा कुछ, लेट्स से 80,000, तो अब क्या आपकी कंपनी में हमेशा इतनी सैलरी मिलती है क्या? नहीं, नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम लोग डिफरेंट यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मीडियन। मीडियन का मतलब ये बताते हैं कि जो मिडिल सबसे मिड में दिखता है ना, ऑलमोस्ट उतनी सैलरी हम लोग यूज कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, तो यानी इन दोनों का एवरेज, उससे जितना प्लस है, सॉरी, उससे जितना प्लस है उतना ही माइनस। माइनस, यानी यहाँ से इधर जाने के चांसेस और उधर से इधर जाने के चांसेस इक्वल है, तो आप इसको ऐसे बोलोगे, तो इसको फिर मीडियन बोल देते हैं। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मीन है। और तुमने सुना होगा 10th क्लास के अंदर मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये सब उसके अंदर आता है, स्टैटिक्स के अंदर आता है, बताऊंगा मैं सारी चीजें, ठीक है। तो अभी मैं ये बोल रहा था कि एक्सपेक्टेशन का मीनिंग प्रॉपर एक्सपेक्टेशन से मत लेना। एक्सपेक्टेशन एक्चुअली मैथ्स में मीन को बोलते हैं, और मीन का मतलब होता है कंक्लूजन। जैसे यहाँ पे कंक्लूजन आ रहा है -500/3, -500/3 का मतलब हो गया है -167 पॉइंट समथिंग, समझ गए, या -166 पॉइंट समथिंग, यानी काफी सारे चांसेस है कि आप इतना लूज ही करोगे हमेशा। अंडरस्टूड? हाँ। ओके, एक एग्जांपल, ये क्वेश्चन है, मतलब एक लॉटरी है, टोटल 1000 टिकट्स अवेलेबल है, पर टिकट का कॉस्ट है 100 रुपीज। सपोज को आपका फर्स्ट प्राइज मिलता है, मतलब आपकी पोजीशन फर्स्ट आती है, या फिर तुम समझते हो ना, वहाँ पे ऐसे टिकट्स पिक करते हैं, तो जिसका फर्स्ट आ जाता है वो फर्स्ट प्राइज हो गया, सेकंड बार में जिसका आता है वो सेकंड प्राइज हो गया, थर्ड बार में जिसका नाम होता है वो थर्ड प्राइज हो गया। तो फर्स्ट प्राइज वाले को है 50,000 रुपीज प्राइस, सेकंड 20,000 रुपीज प्राइस, थर्ड वाले को है 5,000 रुपीज प्राइस। बाकी इसके अलावा और कोई प्राइस नहीं है, यानी आपका 100 रुपीज लॉस हो गया, ठीक है। तो अभी फाइंड करना है इसका एक्सपेक्टेशन। ओके, फर्स्ट प्राइस आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, बोलो? 1/, 1000। और इस केस में बेनिफिट होने वाला है 50,000 प्लस। सेकंड का क्या प्रोबेबिलिटी है, बोलो? अगेन 1/, 1000। अभी बेनिफिट है 20,000, थर्ड का प्रोबेबिलिटी 1/1000, इसमें बेनिफिट है 5,000। ओके, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों नहीं आ रहे हैं, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है?
9/19,000 999 997 अपॉन, और यहाँ पे क्या करोगे बोलो? -100 -100। अब ये वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको। 1000 LCM, न्यूमरेटर 50,000, 20,000, 5,000, ये हो गया 75,000, एंड 997 into 100 यानी कि 99700। दिस नेगेटिव, दिस पॉजिटिव, यानी कि 0, 7, 4 और 2 नेगेटिव अपॉन 1000, यानी फाइनली -24 7 ये इसका आंसर है। मतलब काफी सारा चांसेस है आपको लॉस ही होने वाला है। ओके, तो ये एक्सपेक्टेशन होता है। थोड़े से अजीब से स्ट्रेंज टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इसमें। शीट सॉल्व करना तो हमें मिलेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। इसमें एक पॉइंट आता है, दैट इज रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल वो मैं तुम्हें स्टैटिक्स में ही बताऊंगा, क्योंकि वहां पे मेनली क्वेश्चंस आते हैं उससे related। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट है तो बोलो। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए शिंगेज का जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है ना, वो कंप्लीट करके रखो। बेस्ट क्वेश्चंस है उसके अंदर, इस चैप्टर में तो स्पेशली। ठीक है, कोई डाउट्स वगैरह है तो मेरे को बोल देना, अपन लोग डिस्कस कर लेंगे सेंटर पे, या फिर जैसा भी तुम लोग करना चाहो। ठीक है, ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे, या फिर सेंटर पे, जब भी तुम लोग मेरे को बोलोगे, है ना। तो सिलेबस कंप्लीट हो गया है हमारा। हाइपरबोला है, उसका एक पोर्शन रिमेनिंग था, तो वो कर लेंगे हम लोग। ठीक है, और उससे पहले काम करना, इलिप्स थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि हाइपरबोला कंप्लीटली सिमिलर टू होता है इलिप्स के, बस प्लस की जगह पे माइनस यूज करते हैं, कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले उसको कंप्लीट करते हैं, फिर कुछ करते हैं। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। ठीक है, कोई डाउट्स वगैरह है तो बोलना, अपन डिस्कस करेंगे। हाँ